जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप भी हमारे एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो तहे दिल से आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। एजुकेशन बायर आपके लिए दृष्टि आईएएस सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज 2025 आपको निःशुल्क और फ्री में उपलब्ध करा रहा है। प्यारे बच्चे, ये टेस्ट नंबर हम आपसे 5 पे डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका फुल लेंथ टेस्ट है, जिसमें सवाल आपसे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट से पूछे जा रहे हैं। अब तक हमने दृष्टि आईएएस के इससे पहले 4 टेस्ट जीएस के, 1 टेस्ट आप देखोगे सीसैट का और 2 टेस्ट करंट अफेयर के उपलब्ध करा दिए गए। स्टूडेंट्स, इस टेस्ट सीरीज में हम आपसे 30 टेस्ट डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 टेस्ट हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें 20 टेस्ट आपके जीएस पेपर नंबर 1 से संबंधित होंगे और 10 जो टेस्ट होंगे वह सीसैट ओरिएंट होंगे, जिसमें एक आपका टेस्ट ऑलरेडी हमने करवा दिया है। इसके बाद में टेस्ट नंबर जो 5 चल रहा है, इसके बाद में जो टेस्ट होगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसी क्लासेस में, आपका सीसैट का टेस्ट होगा। प्यारे बच्चे, ये टेस्ट नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट में हमने आपसे कवर कर लिया है लगभग 30 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में आपसे कवर कर लिए हैं। ये पार्ट नंबर 2 है प्यारे बच्चे, जिस पर हम आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय न गवाते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता है एजुकेशन बायर आपके लिए और भी कुछ लाने पर विचार विमर्श कर रहा है। कई स्टूडेंट्स का है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, उसको लेकर के विजन आईएएस की 365 आती है। एजुकेशन बायर आपको वह निःशुल्क में उपलब्ध कराएगा, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रीलिम्स बेस पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट्स, मैं मिस्टर कुमार आपको वह पूर्णतः रूप से आसानी भाषा में और सरल करके समझाने का प्रयास करूंगा। प्यारे बच्चे, मैं आपको एक और बात बताना चाहता कि जो भी स्टूडेंट्स इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देके रखा है टेलीग्राम का, आप वहां पर जाकर के उसको क्लिक करें, लिंक्स ओपन हो जाएगा, टेलीग्राम्स आपको ओपन हो जाएगा, जाकर के उसको सब्सक्राइब कर लें और वहां पर आपको पीडीएफ ठीक है मिल जाएगी और डाउनलोड कर लें। मुझसे अगर पर्सनली कोई बात करना चाहता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और जितना हो सके प्यारे बच्चे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। देखिए बच्चे, आप देखोगे कंटिन्यूअसली क्या है ना कि वीडियो को शेयर कम किया जा रहा है, लाइक तो आप पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, ना जाने कौन सी कमी हो पा रही है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट आपको टेस्ट कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं और मैं कोई इधर उधर से कोई टेस्ट नहीं लेके आ रहा हूँ, सारी चीज़ें ऑथेंटिक आपको मिल रही हैं। जो एक एस्पिरेंट्स, आप यकीन नहीं मानोगे जिस स्टूडेंट्स ने नहीं लिया है, जो बच्चे आप देखोगे 2 लाख रुपए का कोर्स लेकर के यही टेस्ट सीरीज लगाते हैं और मैं आपको निःशुल्क में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा रहा हूँ। ये बिल्कुल अंदर की बात है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज, यही थंबनेल लगी हुई है, यही डीपी आपको मिलेगी जो आपको यूट्यूब पर दिखती है। चलिए समय न गवाते हुए 30 नंबर का क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31 विजुअल हो रहा है और मेरी वॉइस भी ऑडिबल हो रही है। चलिए देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा, वीडियो को पोस्ट करके और राइट आंसर इसका कमेंट्स बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बच्चे, आंसर देने से क्या है कि आपकी एक्यूरेसिटी, आपको पता चलता है कि हम गलत हैं क्या सही, क्योंकि मैं जज नहीं कर सकता, आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समय ना गवाते। पहला क्वेश्चन है 31 नंबर, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन।
जाइलम और फ्लोएम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो शब्द हैं, जाइलम है और फ्लोएम है। अब तीन स्टेटमेंट है। पहला देखिए, एलिमेंट मेथड कैसे लगता है उसको जरा समझिएगा। देखिए, ये कह रहे हैं जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। आपने पेड़ कभी ये सभी ने देखे होते हैं। ठीक है, ये मैं पेड़ क्यों बना रहा हूँ, ताकि आपको जब मैं आप देखोगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट की क्लास लेता हूँ ऐसे ऑफलाइन, तो मैं वहाँ पर बड़े अच्छे से बच्चों को इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ। देखिए, अब यहाँ से क्या है कि ये कह रहे हैं जाइलम। जाइलम क्या होता है प्यारे बच्चे, ये जो पेड़ है इसकी शाखा के अंदर ये एक नली टाइप होती है, एक बड़ा पाइप होता है, आप ऐसे समझें। और यहाँ से क्या है ना, इसमें पोषक तत्व ऐसे वृक्ष में ऊपर तक जाते हैं। ये बात पहली वाली स्टेटमेंट तो एकदम क्या है आपका सही हो जाएगा। इट्स क्लियर है। अब देखो, चलिए मान लीजिए नहीं पता है, दूसरे को देखो। फ्लेम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन मुख्य रूप से शर्कराओं को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। तीसरा है कि जाइलम में जीवित कोशिकाएं जैसे चलनी नाली का तत्व होते हैं, जबकि फ्लोएम में गैर जीवित कोशिकाएं मतलब कि आप देखोगे ट्रिक्सिड्स होते हैं। क्या ऐसा है? देखो, मैं आपको बता दूं कि जाइलम में गैर जीवित कोशिकाएं वाहिकाएं और वाहिनी तत्व होते हैं, और जो आपका फ्लोएम होता है इसमें जीवित कोशिकाएं होती हैं, जिसको छल्ली या ट्यूब के रूप में जाना जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, 100% गलत है। पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा ये से सही है। देखो बच्चे, आपका जहां जहां तीन स्टेटमेंट है वो कट हो जाएगा, मतलब कि आंसर बी नहीं होगा, यहां पर 3 है। आंसर डी नहीं होगा, यहां पर 3 है। आंसर सी नहीं होगा, यहां पर 3 है। पहला वाला ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर केवल आप देखोगे ए इसका राइट आंसर होगा, 1 और 2। पहली वाली बात एकदम ठीक है कि जाइलम आप देखोगे जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए काम करता है, और फ्लोएम वहां से उसको पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में मुख्य रूप से शर्करा को पत्तियों के रूप में आप देखोगे पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है, मतलब कि एक तरीके से परिवहन के रूप में ये काम करते हैं। इट्स क्लियर है नो? तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। चलिए, वहीं आप देखोगे जो जाइलम होता है इसमें जल का परिवहन सरल भौतिक गति के अंतर्गत होता है, जिसमें ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अंततः एटीपी की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, मतलब कि जाइलम में आपको एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। बायोलॉजी पढ़ी होगी तो एटीपी का आप सभी अर्थ जानते ही हैं। जबकि फ्लोएम में आप देखोगे क्योंकि स्थानांतरण क्षैक्रिय होता है, तो इसमें क्या है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। तो फ्लोएम में एटीपी ये और ध्यान रखेंगे, इसमें इसकी ज़रूरत होती है, परंतु इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, जाइलम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मतलब कि 1 और 2 दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा, राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, आप आंसर देने का प्रयास करें, कोशिश तो करें, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये तो आपने सुना ही है। देखिए 32 है, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैसेंजर आरएनए जिसको mRNA बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए जिसको आप tRNA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आरएनए के संबंध में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला है mRNA आनुवंशिक जानकारी को डीएनए से राइबोसोम तक पहुंचाता है, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के दौरान एमिनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाता है। क्या बात ठीक है? दूसरे में कह रहे हैं mRNA और tRNA दोनों ही डीएनए की तरह द्विरज्जुक अणु हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा यह से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं तो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए बच्चे, क्या है यहाँ पर, अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात कर लें, जो मैसेंजर आरएनए है ये मैसेज देता है, क्या करता है? एक संवेदक रूप से कार्य करता है और डीएनए से राइबोसोम तक आनुवांशिक निर्देश को पहुंचाता है, जिससे प्रोटीन संश्लेषण संभव हो जाता है। वहीं जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है बच्चे, ये प्रोटीन के संयोजन से राइबोसोम को एमिनो एसिड पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं अगर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए दोनों ही एकल, क्योंकि आरएनए मतलब आरएनए जो होता है बच्चे राइबोन्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। आप देखो जो आरएनए होता है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो चाहे आपका ट्रांसफर आरएनए हो, ये द्विक नहीं होता है, ये आपका सिंगल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में आपको
रखना है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन पे चलने से पहले इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स भी क्वेश्चन को देख लेंगे। आई थिंक लास्ट क्लासेस में आपने इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं देखा था। ये देखिएगा 30 नंबर 31, वीडियो को पोस्ट करके दें आंसर। 28 का भी दे सकते हैं, 31 का भी दे सकते हैं, दोनों का। 29 को देख लीजिएगा, पोस्ट कर लीजिएगा यहीं पे, और 32 को भी दीजिएगा। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी हम कोई भी स्टूडेंट्स को पीछे नहीं रहने देंगे, चाहे वो इंग्लिश माध्यम हो या हिंदी माध्यम। ठीक है, दोनों को एक साथ लेने का प्रयास करेंगे। और यूपीएससी में अधिकतर यही बच्चे आप देखोगे ज़्यादा बैठते हैं, जो इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, बाकी के भी बैठते हैं, तमिल तेलुगु ये भी बैठते हैं, परंतु आप देखोगे अधिकतर की बात कर लें तो अधिकतर यही इसमें बैठते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33, देखिए 33 नंबर। लाल रक्त कणिकाओं जिसमें आरबीसी और श्वेत रक्त कणिकाओं डब्ल्यूबीसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने ये, चाहे वो क्लास आप 9th पढ़ते हो, 8 पढ़ते हो, बायोलॉजी अगर आपने पढ़ी है, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सबको पढ़नी भी चाहिए। ठीक है, एक ह्यूमन को अपने बारे में आवश्यक रूप से पता भी होना चाहिए। तो देखो क्या कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि मनुष्यों में आरबीसी में केंद्रक नहीं होता, जबकि डब्ल्यूबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस मानी मतलब केंद्रक होता है। दूसरे में कह रहे हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों ही, समझना, दोनों ही रोग जनकों से लड़ने और एंटीबॉडी बनाने में प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1, B 2, C दोनों, D ना तो एक नहीं दो। बताइएगा राइट आंसर। चलिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो पहले स्टेटमेंट को देखो, क्योंकि मनुष्यों में आरबीसी के केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बिल्कुल एकदम पता है, क्योंकि यह अनुकूल एक तरीके से हीमोग्लोबिन के लिए स्थान वृद्धि करता है, जिससे ऑक्सीजन परिवहन क्षमता में अधिकतम हो जाती है। इसके विपरीत अगर आप डब्ल्यूबीसी को देखोगे तो डब्ल्यूबीसी एक केंद्रक होता है जो उन्हें प्रतिरक्षा के कार्यों को प्रभावी ढंग से सहायता करता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सीधे प्रतिरक्षा कार्य में शामिल होता है, जैसे रोग जनकों से लड़ना होता है, एंटीबॉडी का उत्पादन करना होता है। आपने सुना है ना, टी सेल, वी सेल, ठीक है, सभी ने सुना है। और यूपीएससी ने 2022 में, जिस स्टूडेंट्स ने 2022 का पेपर देखा होगा जीएस का, ठीक है, प्रीलिम्स का, तो उसमें पूछा है ये टी सेल वी सेल वाला जिसको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी, देखो टी सेल क्या करती है, एक मैसेज देती है, और बी सेल क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। तो वहीं आरबीसी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, ये प्रतिरक्षा प्रत्यक्ष रूप से भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागते रहते हैं, जबकि डीएनए ऐसा नहीं करता है। तो डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा का काम करते हैं। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 34। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑक्सीन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है। ए, प्रकाश संश्लेषण में शामिल एंजाइमों के प्रकार। बी, हार्मोन जो पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं। सी, पौधों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक। और डी, प्राणियों में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका राइट आंसर दिया होगा। देखिए ये जो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीन, और आपका जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये जो होते हैं ये खासतौर पर पौधों के लिए, जैसे हरे रंग के लिए खासतौर पर, सॉरी, ये जो हार्मोनल के रूप में काम करते हैं और पौधों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने के रूप में प्रयास करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 35। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट नीचे है इसके ऑप्शंस, तो उसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है युग्म मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, और एंजाइम दे के रखे हैं और उनके कार्य देखे रखे हैं। एक एक करके पढ़ेंगे। आइए देखिए, पहला है, 4 स्टेटमेंट है। इमाइलेज, इमाइलेज आपने पढ़ा ना, इमाइलेज स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में विघटित करता है। क्या ऐसा है कि इमाइलेज आपका स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है कि नहीं? देखो, स्टार्च को ये कार्बोहाइड्रेट में विघटित करके, ठीक है, उसको परिवर्तित करने का प्रयास करता है। क्योंकि इमाइलेज कहाँ पर पाया जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहोगे ये आपको लार में मिलता है। आपने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और मुंह में जैसे ही दिया तो लार, आपका सलाइवा मुंह में आता है, उसी में इमाइलेज एक एंजाइम पाया जाता है, सॉरी, जो स्टार्च जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट में विघटित कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। वहीं अगर दूसरे की बात कर लें,
अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें, लाइपेज, लाइपेज वसा को आप देखोगे गिली, जिसको बोल रहे हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में विघटित करता है। ये भी बात ठीक है, क्योंकि ये लाइपेज अग्नाशय के साथ साथ मुंह और अमाशय में भी जाता है, इसलिए दूसरा वाला भी सही है। ठीक है, ये वहां तक पहुंचता है। वहीं आप देखोगे आपका पेप्सिन, ये प्रोटीन को पेप्टाइड्स में विघटित करता है। ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि ये पेप्सिन प्रोटीन एक तरीके से पाचन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक एंजाइमों में से एक होता है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्साइड्स में एमिनो एसिड में तोड़ता है और इन्हें छोटी आंत से आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं आप देखोगे लैक्टेज की बात कर लें तो लैक्टेज को ग्लूकोज और खासतौर पर ग्लेक्टोज में विघटित करता है। ये भी एक तरीके से सही है, क्योंकि लैक्टेज आपकी स्तनधारियों की छोटी आंत में पाया जाता है, जो स्तनधारी होते हैं, जो खासतौर पर बच्चे देते हैं। ठीक है, एक एंजाइम होता है लैक्टोज या फिर दूध शर्करा का सरल शर्कराओं में ग्लूकोज या फिर आप देखोगे ग्लैक्टोज में तोड़ने में सहायता करता है। मनुष्यों में लैक्टोज विशेष रूप से शेषावस्था में पाया जाता है, जिसमें जैसे जब बच्चा छोटा होता है तो उसको माता का दूध बहुत ज़्यादा पीना होता है। ठीक है, उस समय बच्चा खाना तो नहीं खाता है, दूध ही पिएगा, दूध पर डिपेंड होता है माता के। तो उस समय में आप देखोगे उसमें लैक्टेज अम्ल बहुत ज़्यादा बनता है, एंजाइम बहुत होता है, ताकि वो दूध को आपने देखो ना एकदम से डाइजेस्ट कर देता है, और उसकी लार भी बहुत निकलती है। तो कई चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा होती हैं। ठीक है, उस समय बच्चे में, सब में थी, उसमें भी थी, आप में भी थी, सब में थी, जब हम बच्चे थे। उपयुक्त पाचन एंजाइमों में से कितने अप संबंधित कार्यों के साथ सही सुमेलित है? तो देखो इसमें चारों सुमेलित हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 36। देखिए क्या करें। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब कि हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा है आपने, हार्ट तो आवश्यक रूप से पढ़ा ही है। देखो पहला कह रहे हैं कि आपकी जो फुसफुसिया सिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। क्या ऐसा है कि ये फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये खासतौर पर आप देखोगे फुस्फुरीय जो रक्तिकाएं होती हैं, फेफड़ों को ऑक्सीजन युक्त और हृदय के वाएं अलिंद में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। खासतौर पर ये फुस्फुसीय संरचना चक्रीय घटक के रूप में होती है, और ये रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क है जो हृदय और फेफड़ों के बीच में रक्त प्रवाह को सुगम बनाता है। क्या बनाता है? रक्त प्रवाह को सुगम बनाता है। ये क्या कह रहे हैं? फुस्फुसीय सिरा ऑक्सीजन रहित रक्त को, नहीं ऑक्सीजन रहित नहीं होता है, उसमें ऑक्सीजन होता है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। जबकि जो ऑक्सीजन आप देखोगे, जैसे फुस्फुसीय जो धमनी होती है फेफड़ों से ऑक्सीजन रहित, ठीक है, जो फुस्फुसी धमनी, ध्यान रखना। यहाँ पर पूछा है सिरा, सिरा क्या है? अब देखो मुझसे तो हार्ट वो बनेगा नहीं, चलिए फिर भी ऐसे बना देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब ब्लड जाएगा, ठीक है, बॉडी में, तो इसमें ऑक्सीजन है ऑलरेडी, ऑक्सीजन है इसमें, और ऑक्सीजन इसके अंदर जा रही है तो वो शिरा पहुंचाती है। अब मान लीजिए यहाँ से इसमें आ रहा है पंप होने के लिए, तो इसमें क्या होगी? वो आपकी धमनी होती है। क्या होती है? धमनी। और इसमें खासतौर पर OX नहीं होता, मतलब कि ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं आपसे कि रहित होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन रहित नहीं होती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बच्चे आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा है। दूसरे स्टेटमेंट कह रहे हैं कि आपसे जो फुस्फुसीय धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों तक हृदय, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो आप देखोगे ऑक्सीजन रहित होती है। इन्होंने क्या कर दिया है यहाँ पे? उल्टा कर दिया है दोनों का। ठीक है, अपोजिट। तो पूछ रहे हैं कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आप देखोगे ना एक है ना दो है, तो ना तीन है, तो इसमें ना दोनों है ना एक है ना बी, तो राइट आंसर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका 37। आइए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ऑप्शंस बाद में। मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए मानव सांस लेता है, जैसे आप सांस लीजिए, ऐसे सांस लिया मैंने, तो अब मैंने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ कई ऐसी गैसेस मैंने अपने अंदर क्या ले ली? लंग्स में, मतलब कि फेफड़ों में पहुंचा ली हैं। अब उसी पे क्या है, आपसे ये चीजें पूछी जा रही हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखो क्या है, पहला है वायु कुपिकाएं फेफड़ों में श्वसनियों के अंत में स्थित होती हैं। जो आपने ऑक्सीजन ली है, तो क्योंकि देखो आपके जो फेफड़े हैं एक तरीके से ये गुब्बारे के आकार की एक थैली होती है, और इसमें आप देखोगे गैस, ये क्या होता है? गैस का विनियमन
होता है, इसमें प्रक्रिया चलती रहती है। आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो ये जो खास तौर पर यहाँ पर आपको दिखता है, ठीक है, ये प्रक्रिया शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ये वाली बात क्या है, आपका पहला वाला ठीक है। दूसरे में कह रहे हैं कि वायु कूपिका का प्राथमिक कार्य फेफड़ों और रक्त प्रवाह के बीच ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना होता है। ये भी बात आपकी क्या है, ठीक हो जाएगी, क्योंकि श्वसन द्वारा ली गई जो वायु है उससे ऑक्सीजन के जो कूपिका में पतली दीवारों से होकर के आसपास की कोशिकाओं में फैलता है और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाता है। मतलब कि ऑक्सीजन, देखो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और इतनी फास्ट में ये चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, तो इसमें ऑक्सीजन की एक बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की बड़ी भूमिका होती है। जब ऑक्सीजन मिलता है तो इसको और प्रेशराइज कर देता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि वायु कुपिकाएं श्वसन के अंदर जाने वाली वायु से धूल और देशज कणों को छनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नहीं, इसका ये उद्देश्य नहीं है। देखो, जो वायु कूपिकाएं हैं, ये धूल या देशज कणों को छनने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। मुख्य रूप से आप देखोगे श्वसन, ऊपरी श्वसन पथ पर नाक, देखो होता क्या है, जैसे आप अभी मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको अफोर्ड लग सकता है। देखिए होता क्या है, जैसे मैं कहूँ आपसे, ये प्रैक्टिकल आप देखिएगा, ठीक है, जो इस अभी क्लास को देख रहे हैं और बाद में देखें। आपकी नोज़ है, ठीक है, नोज़ के दोनों छिद्र हैं। अब जब नोज आप देखते हैं, इसको आप मिरर में देखेंगे तो इसमें बाल आपको दिखाई देंगे। बच्चे क्या दिखाई देंगे, बाल दिखाई देंगे। और जब बाल दिखाई देंगे तो ये जो बाल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो धूलकण होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप निकल के जा रहे हैं, ठीक है, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत धूल उड़ रही है, ठीक है, पार्टिकुलर मैटर उड़ रहे हैं या कंस्ट्रक्शन का कार्य हो रहा है, ठीक है, तो आप पाओगे कि यहाँ पर उनके डस्ट जम जाती है। ठीक है, वो अंदर तक भी जाती है, बट उसके नोजी के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर आप देखोगे एक लस सा पदार्थ हमेशा रेंगता रहता है। वो क्या करता है, वो चिपचिपा होता है। जितने भी आप देखोगे धूल कण है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो यहाँ तक जाता है तो वो यहीं पर चिपक जाता है, उसको ये आगे नहीं जाने देता है। वायु देखो, आप नोजी को आप देखो जरा किस तरीके से डिजाइन की गई है, ऐसे ऊपर नहीं जाती है, जैसे नोजी सबकी ऐसे होती, तो ये ऊपर नहीं जाती है बच्चे ऑक्सीजन, ये यहाँ से फोल्ड करता है पीछे, फिर नीचे आती है ऐसे हमारे यहाँ गले में। देखो तो एक तरीके से कितना प्रोसेस इसको किया गया है। तो इसलिए अधिकतर कहा जाता है, जैसे आप सो रहे हैं या फिर आप चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा श्वसन की प्रक्रिया जो करें नाक से करें, ना कि मुख से। मुँह से करोगे तो आपके अंदर तक चला जाएगा, ठीक है, और गले में फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन जो होता है ज़्यादा, जैसे आप, क्योंकि इनसे पार्टिकुलेट मैटर से हो जाता है, जो श्वसन मुख से ज़्यादा करते हैं, तो नोजी से श्वसन अधिकतर करना चाहिए आपकी नोज से। तो इसमें देखो दूसरा गलत है, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चे, सही हो जाएगा। मतलब कि आपसे पूछ रहे हैं कौन सा सही है, तो जहाँ 3 है उसको कट कर दो, आंसर सी नहीं है, आंसर डी नहीं है, आंसर बी नहीं है, तो राइट आंसर है 1 और 2। मतलब कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले बच्चे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, फिर ऑप्शन पे बाद में चलेंगे। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से विटामिन उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी की स्थिति को संदर्भित करता है। अब देखो आपसे क्या किया, यहाँ पर टेस्ट के माध्यम से पूरा विटामिन रिवीजन हो जाएगा, है कि नहीं, बताइए, पूरा विटामिन आपका रिवीजन हो जाएगा। तो टेस्ट ऐसा ही लगाना चाहिए जहाँ पर पूरा विटामिन सी या फिर जो भी चैप्टर ले रहे हैं तो पूरा रिवाइज हो जाए। देखो यहाँ पर विटामिन दे के रखे हैं, ओके, यहाँ पर इनके रासायनिक नाम देखे रखे हैं, और यहाँ पर इसकी हीनता की स्थिति से क्या हो सकता है। ठीक है, देखो पहला ये कह रहे हैं आपसे विटामिन ए के बारे में। आइए देखिए 4 ऑप्शन से, पहला विटामिन ए, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। इसकी कमी से क्या हो जाता है, सूक्ष्म क्षीणता, मतलब कि आप देखोगे जीरोफ्लेमिनिया। क्या ऐसा होता है कि इसकी कमी से क्या होता है, देखो ये बात एकदम सत्य है। आपको बता दें कि सूक्ष्म क्षीणता मतलब कि जीरोफिल्मिया असामान्य रूप से शुष्क स्थिति में संदर्भित करता है। आंख के एक तरीके से क्या होता है कि जो कंजक्टिवा और कॉर्निया को प्रभावित कर देता है, ठीक है, और इसमें दृष्टिहीनता जैसे कई चीज़ें आपको, ठीक है, अंधेपन का भी कारण बन सकती है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, ये एक तरीके से श्लेष्मा झिल्ली, उपकला और कॉर्निया के स्वास्थ्य अनुसरण करने में भी आवश्यक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। ये कह रहे हैं विटामिन B1, इसको बोलते हैं थायमिन, और इसकी कमी से क्या होता है, वार्निक कोर्साकोफ सिंड्रोम हो जाता है। ये ऐसा कह रहे हैं, क्या ये वाली बात सही है? आप देखोगे जो विटामिन आपका B1 है इसको थायमिन बोलते हैं, और इसकी कमी से वास्तव में आप देखोगे थायमिन की कमी के कारण ही आपके जो न्यूक्रोलॉजिकल्स की स्थिति में जैसे सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बात आपकी करेक्ट है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा।
वहीं आपसे पूछ रहे हैं विटामिन बी 3। ये कह रहे हैं कि विटामिन बी 3 के कारण क्या होता है, नियासिन, क्या होता है, नियासिन, जिसको निकोटिक एसिड होते हैं और इससे पेलाग्रा होता है। ये बात एकदम सही है, क्योंकि विटामिन बी 3 का एक इसका महत्वपूर्ण है, जिसको डर्टामाइट्स या फिर आप देखोगे डिमोशिया, ठीक है, डायरिया का उपचार के लिए भी इसके रोग प्रघातक के रूप में जाना जाता है। वही है आपका चौथा विटामिन बी 9, इसको बोलते हैं फ्लोलिक, फ्लोलिक एसिड, मतलब कि आप देखोगे इसकी कमी से रोग होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या ये वाली बात सही है? तो आप कहोगे जी हाँ, ये बात भी एकदम सही है। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, देखिए चारों इसमें क्या है आपके सही देके रखे हैं। अब देखो आपको मानना है तुक्का, बस थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा होगा, तो तुक्का मारने के लिए अगर इन्होंने ऑप्शंस दिए तो लग सकता है, बिल्कुल इजी वे में लग सकता है। अगर आपने कहा 1 और 3 सही हैं तो आप तुक्के में पास हो जाओगे। अगर आपने कहा कि चलिए हमें नहीं पता लेकिन 1 2 3 तो आपके सही हैं, तो आप आंसर वैसे भी लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये तो हो गया सी। अब मुझे कमेंट्स करके एक बात बताइएगा जरा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, विटामिन के का क्या नाम है, रासायनिक नाम बताएंगे विटामिन के का। पहला विटामिन डी का, ठीक है, नाम बताइएगा, रासायनिक नाम बताने हैं आपको। विटामिन के हो गया, डी हो गया, बी 12 बताइएगा, ये पूछा जाता है। और एक और ले लेते हैं विटामिन ई। ये प्यारे बच्चे आपको बताने हैं कितने विटामिन हैं। मैंने 4 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। विटामिन के बारे में बताइएगा, इसका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी के बारे में बताइएगा, इसका नाम क्या है। और विटामिन बी 12 से क्या होता है ये भी बता दीजिएगा, और ई क्यों जरूरी है इसके बारे में भी आप बताइएगा। एक और विटामिन होती है, ठीक है, एक और विटामिन होती है विटामिन एम, इसको बोलते हैं मनी बच्चे, ठीक है, विटामिन एम, ठीक है। तो विदाउट मनी के आपसे यहाँ पर चर्चा परिचर्चा टेस्ट सीरीज में कर रहे हैं, तो बताइएगा। ओके, कई प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। ऐसे ही बच्चे मेहनत कीजिएगा। देखिए ये 33 नंबर को इंग्लिश वाले बच्चे क्या करेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेड सेल, मतलब कि रेड सेल्स जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसी, और वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, इसके बारे में पूछा, बताइएगा। वीडियो को पोस्ट कर लेंगे, ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 34 साइटोकाइनिन के बारे में। 35 कंसिडर द फॉलोइंग एंजाइम देकर रखे हैं, फंक्शन इसके, ठीक है, लैप्सिन, पेप्सिन, फैक्सिन, बताइएगा। हाउ मैनी ऑफ द अबाउ digestive enzymes with this respective function are correct matched। 36 37 with reference to the human respiratory system consider the following statement। ऑप्शंस ये हैं। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइएगा। विटामिन के बारे में क्वेश्चन अभी बात डिस्कस कर रहा था, लीजिए ये ऑप्शंस। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है बच्चे। देखिए क्वेश्चन है आपका 39। ये कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपसे कुछ हार्मोन्स दे के रखे हैं और उनके कार्य दे के रखे हैं। मैं कुछ हार्मोन्स आपसे भी पूछूंगा, इसमें तो दे के रखे हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स आपका भी ड्यूटी बनती है, ठीक है, आप भी उसका बताएंगे। देखिए पहले में कह रहे हैं कि एड्रेनाइल, जो एड्रेनाइल हार्मोन्स है, यह हृदय गति और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा करके शरीर को क्या करता है, फाइट एवं आप देखोगे फ्लाइट की स्थिति के लिए तैयार करता है। इसको कहते हैं उड़ो और लड़ो। क्या कहते हैं, उड़ो, उड़ो और लड़ो, इसको हार्मोन्स कहा जाता है, ठीक है। तो पहला एक स्टेटमेंट एकदम सही है, इसको लड़ाकू हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन के बारे में कह रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। मतलब कि क्या आप देखोगे ऐसा काम करता है, बिल्कुल। ये जो थायरोक्सिन होता है ये स्तंभ विकास और ऊर्जा संतुलन के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन बसा के आप देखोगे चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्यथा अगर ये हार्मोन किसी वजह से सक्रिय नहीं हुआ तो आपने अगर फैट
स्टोर होना शुरू हो जाएगा, प्रोटीन का फिर आप देखोगे चयापन नहीं, मतलब कि उसको डाइजेस्ट नहीं होगा। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है आपका ऑक्सीटोसिन, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला हार्मोन्स में से एक है बच्चे। ऑक्सीटोसिन को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ऑक्सीटोसिन की कह रहे हैं कि अंडाशय जैसे जनांगों का विकास पूर्ण करता है, ठीक है। क्या ये बात आपकी ठीक है कि इसके वजह से जो आपके इस काम में इसको लाया जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। चौथा है आपका इंसुलिन। इंसुलिन रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित और नियंत्रित करने का काम करता है। आप कहते हैं ना जैसे इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन जैसे बोलते हैं ना, ऐसे तिल्ली बढ़ गई, कभी कभी होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ऑक्सीटोसिन, देखो ऑक्सीटोसिन नहीं होता है बच्चे। देखो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है ये एक तरीके से मास्टर ग्लैंड में होता है। जो मास्टर ग्रंथि होती है ना, जिसको बोलते हैं आप पीयूष ग्रंथ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है। पीयूष जो ग्रंथि होती है, जो आपके माइंड में होती है, ठीक है, छोटी सी होती है, वहां से बहुत अधिक मात्रा में मैं कहूँगा ये ऐसी ग्रंथि होती है कि ये आपकी बॉडी को कंट्रोल करती है। हर एक हार्मोन्स यहाँ से लगभग निकलता है। यह मुख्य रूप से जब बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करने और स्थान पान के दौरान दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता है। यह अंडाशय जैसे जननांगों के विकास में योगदान नहीं देता है। इसका खास तौर पर इसके लिए होता है, आप देखोगे एस्ट्रोजन, क्या है, एस्ट्रोजन इसके लिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, इसको लिख देंगे हम, ठीक है। एक एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है, जो अंडा से, ठीक है, तो वुमेन के जो माता के गर्भाशय में, ठीक है, तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। उसके साथ साथ एक और होता है, आप देखोगे, एक तो एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स महिलाओं में जो द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास को नियंत्रित करता है और अंडाशय में गर्भाशय जैसे जनांगों को पूर्णतः रूप से क्या करता है, ये विकसित करता है, ठीक है। इन सब के अलावा प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन्स होता है, ये अंडाशय द्वारा जो स्रावित एक अन्य हार्मोन्स है, जो गर्भावस्था को बनाए रखने में निषेचित अंडे के आरोपण के लिए भी गर्भाशय की जो परत को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स कई बार आप देखोगे गलत इसका मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एक मैंने भी इस चीज़ को देखा है कि बच्चों के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को कई बार आप इसको गलत वे में समझते हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है, ना कि इसका अंडाशय से कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सही हो जाएंगे? पहला, दूसरा, चौथा इसमें सही हो जाएगा। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, केवल इसमें 3 सही हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सही पूछा है, सुमेलित है, तो इसमें 3 आपके सही हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए देखिए, फुल क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन विजुअल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक डीएनए पाद का सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? मतलब कि अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डीएनए संयोजक के बारे में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है, यह जीवित जीवों में पाए जाने वाले प्राकृतिक डीएनए को संदर्भित करता है। दूसरा है, यह 2 अलग अलग स्रोतों से डीएनए अणुओं के मिलाकर बना एक डीएनए अणु है। सी कह रहा है, यह डीएनए अणु है जिसे प्राकृतिक अनुक्रमों का उपयोग किए बिना केवल कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जाता है। और चौथे में कह रहे हैं, यह उस डीएनए को संदर्भित करता है जो प्राकृतिक प्रक्रिया के दौरान उत्परिवर्तन से गुजरता है। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। संयोजी डीएनए जो होता है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप देखोगे अगर हम बी स्टेटमेंट को देखें तो बी स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि संयोजी डीएनए जिसमें आरडीएनए इसको कहते हैं, ठीक है, एक कृत्रिम रूप से भी निर्मित डीएनए अणु होते हैं जो कि विभिन्न जीवों के आनुवंशिक तत्वों को मिलाकर बनाया है। ये तकनीकी और जीवों से दूसरे जीव से, मतलब कि एक जीव से दूसरे जीव में, वैसे मान लीजिए कि ए है और ये बी है, तो ए है, ए जीव हो गया और बी जीव हो गया, इससे दूसरे जीन को शामिल कर सकते हैं। मतलब कि हम अगर इसका जीन ले लें, इसका जीन ले लें, इसको शामिल कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं या फिर इसमें कर सकते हैं, ठीक है, बदलने, या फिर आप देखोगे वंचित प्रोटीन का उत्पादन करने में भी ये सक्षम बनाता है। इट्स क्लियर है नो? तो इसको थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है, जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, मोस्कुलस रिप्लेस्ड ऑफ सेल्स, इसमें डिवाइडेशन कहा जाता है। और बाकी का आप इसको क्या करेंगे, जब मैं आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा तो आप उसमें भी थोड़ा सा अपने स्तर पर भी इसको अटेम्प्ट कर लेंगे क्वेश्चन को। चलिए आपने अभी तो क्या होगा, आप चाहें तो देखो, कई बच्चे, एक और कमेंट्स आता है, मेरे ध्यान आ गया, एक बच्चे का कमेंट्स आया था
ठीक है, वो क्लिक कर गया अभी को। बच्चे कह रहे हैं कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रही है। मैं कहता हूँ भाई एक बात मुझे बताओ, मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपने दृष्टि आईएएस की मान लो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, क्या आपको लगता है कि दृष्टि आईएएस आपको टेस्ट इसके सिवा कहीं और से दे देगा? नहीं ना, यही देगा, इसका ही आपको ऑफलाइन कॉपी निकाल के देगा। तो बच्चे मैं आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पर शेयर करता हूँ पीडीएफ, ठीक है, पूर्ण रूप से टेस्ट, इसका आंसर की भी और क्वेश्चन पेपर भी। तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पर जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करें, ओपन हो जाएगा और सीधा जाइएगा टेलीग्राम को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ से जाकर के आप वीडियो जो है पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें कई पीडीएफ पड़ी हुई हैं, जब तक अब तक की जो पीडीएफ है सब पड़ी हैं, तो आप वहाँ से क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। आपको लगता है कि सर हमें ऑफलाइन करना है, हमारी कई एक बच्चे का बहुत बड़ा सेंसिटिव है कि सर जो आंखें हैं उसमें थोड़ा सा ऐसे दर्द होने लगता है। बिल्कुल बच्चे, ये सही बात है, तो आप उसको क्या कर लें, प्रिंट निकलवा लें। क्यों ज़रूरत है आपको कि आप दृष्टि आईएएस से 10,000 रुपये, बच्चे देखिए मैं आपसे सही बोल रहा हूँ, क्या आपको ज़रूरत है कि 10,000 रुपये, आप हैं 10,000 रुपये, तो बताइए निकल ले लीजिएगा। वैसे ही एक बच्चे का आया था विजन आईएएस का, कैसे, अरे भाई विजन आईएएस का क्या करोगे, आपको विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज में तो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, वही टेस्ट सीरीज वो है, वो है, कहीं से तो नहीं है ना, टेलीग्राम से भी दे के रखा है बच्चे, मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, बाकी की आपकी इच्छाएँ हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, आइए। क्वेश्चन नंबर है आपका 41, भारत में जीएम फसलों, देखो बच्चे ये मैं कहूँगा क्वेश्चन मेरी तरफ से आउट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना, इस क्वेश्चन के आने की संभावना मुझे जो लगता है पर्सनली, ठीक है, 90% है इसका, जीएम फसलों का, क्योंकि ये 2023 में भी रहा, 22 में भी रहा, 24 में भी रहा, और यूपीएससी कभी भी जो क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं है कि आज न्यूज बन गई उसको पूछ लेगा, नहीं, उसको पूछता है जो लगातार 1 साल से 2 साल से चर्चाओं में, उसको क्वेश्चन पूछता है। तो जीएम मस्टर्ड से क्वेश्चन आ सकता है प्यारे बच्चे, ठीक है, जीएम मस्टर्ड सरसों से, थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, मैं हिंट्स कर रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए बाकी का मैं समझाऊंगा जीएम फसल के संबंध में। देखो ये कह रहे हैं कि अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति, मतलब कि जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप देखो जो कमेटी होती है, प्रयोगात्मक परीक्षणों सहित अनुवांशिक रूपांतरित जीवों और उत्पादों को पर्यावरण में उन्मुक्त करने से संबंधित प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार होती है। बिल्कुल ये बात एकदम क्या है आपकी सही हो जाएगी बच्चे, क्योंकि यही वो है कि अगर इसने कह दिया, जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति होती है, अगर इसने कह दिया कि नहीं तो नहीं, ये कहती है कि ठीक है, इसका आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप इसको बो के देख लीजिएगा। दिल्ली के अंदर कई एकड़ ज़मीन है बच्चे, जहाँ पर इस चीज़ के एक्सपेरिमेंट होते रहते, कई एकड़ ज़मीन है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, भारतीय प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें देखी होंगी, तो वो दिल्ली वाले रीजन में ही है, ठीक है, वो कहीं दूर की वीडियो नहीं है वो, ठीक है। चलिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, ये इसके जिम्मेदार होता है, इसमें कोई दुराग्रह नहीं है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा है भारत ने देखो दो, मैंने कहा ना, जब कोई डाटा, मैं फिर से कह रहा हूं, जब कोई डाटा या डेट अगर आपको यूपीएससी दे रहा है, तो प्यारे बच्चे आपका 95% क्वेश्चन गलत होता है, ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये कह रहे हैं कि भारत में 2 जीएम फसलें बीटी कपास और धारा सरसों हाइब्रिड, जिसको मस्टर्ड कहते हैं, ठीक है, जिसको DMH धारा मस्टर्ड, मतलब कि 11 की व्यावसायिक कृषि को मंजूरी दे दी गई है। देखो बच्चे यहाँ पर बीटी कॉटन और धारा मस्टर्ड, देखो अभी आपकी जो धारा मस्टर्ड है इसको नहीं मिला है, हाँ बीटी कॉटन को आपका मिला हुआ है। एक बीटी ब्रेंजल 2018 में, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, हाँ याद आया, 2018 में क्वेश्चन यहाँ से पीटी में बन भी चुका है, तो देखो अब रिपीट होने के चांसेस हैं, क्योंकि लंबा अर्श हो गया है, 6 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है, कपास हमारे यहाँ होती है, ठीक है, बीटी ब्रेंजल हमारे यहाँ नहीं होता है, वो कहाँ पर होता है, बांग्लादेश में होता है, बांग्लादेश से ही हम खाते हैं। तो अभी धारा मस्टर्ड क्या है, अभी उसका एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है, अभी उसको हम ट्रायल हमने उसका किया है, ना कि अभी उसको व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है। अभी व्यावसायिक खेती आप उसकी नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आपको पर्सनली क्या नहीं मिल जाएगा, ठीक है।
तो इसको थोड़ा सा क्या है आपको ध्यान में रखना है। इट्स क्लियर है नो। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अभी इसकी सिफारिश जो पर्यावरण मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए जाएगी, तब जाकर के वो इस चीज़ को देखेगा। 2002 में और 3 में बीटी कपास की कृषि शुरू की गई थी और यह आनुवांशिक रूपांतरित कीट प्रतिरोधी फसल होती है, जिसमें मिट्टी के जीवाणु बैसिलस जो आपका थूरीजिएसिस और क्राइटू एआई जीन को कपास के पौधों में डाला जाता है, और यह है संशोधन बीटी कपास को आप देखोगे वॉल वर्म के प्रतिरोधी बनाता है, जो कपास के पौधों को नुकसान पहुंचाने वाला एक प्रमुख कीट है। मतलब कि इसका उद्देश्य है कि इसमें फसल में कीट पतंगे ना लग सकें। और आप में से जो किसान रहे होंगे, कई बच्चे होते हैं भाई जो बैकग्राउंड से होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं और फिर ज़मीन से निकल करके एक सर्विस देते हैं, ठीक है। अधिकतर बच्चे मैं देखता हूँ होते हैं ऐसे, ठीक है। तो आपने मस्टर्ड मतलब कि सरसों की फसल तो देखी होगी। सरसों की फसल देखते हो आप? ये कुछ इस तरीके से सरसों का पेड़ है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे ये है, यहाँ पर ज्वाइंट है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर का आपको कुछ लिक्विड पदार्थ मिलता है, यहाँ पे व्हाइट कलर की फफूंदी सी लग जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चे, जो जीवाणु होता है बैसिलस इसी पे होता है, जो कि जिसको बोलते हैं वॉलवर्म, ठीक है। ये अटैक हो जाता है और ये इससे क्या होती है, फसल बेकार हो जाती है। क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं इस चीज़ को बड़े अच्छे से जानता भी हूँ। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पहला स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, आइए देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से सही है या फिर है, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक। देखो इसमें पहला वाला क्या हो जाएगा आपका सही है, ठीक है, केवल एक, दूसरा इसमें गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी इसको मंजूरी नहीं मिली है, अभी पर्यावरण जो मंत्रालय है अभी उसके पास में जाएगा वो, ठीक है, फिर जाकर के वो उसको मंजूरी देंगे, तब जाकर के कहीं, ठीक है। अभी लंबा समय लगेगा, अभी एकदम से नहीं होगा, लेकिन भारत का इस पर जोर तोर से काम चल रहा है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा जो इम्पोर्ट है वो आप देखोगे क्रेडिबल ऑयल में ही चला जाता है, जो खाने का पॉम ऑयल है उसमें चला जाता है। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और प्रयासरत है। चलिए देखिए 42 नंबर, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, मतलब कि जो पुष्प होते हैं, जो फूल होते हैं, उसमें लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, पुकेसर नर जननांग हैं और यह नर जनन कोशिकाओं से युक्त पीले परागण उत्पन्न करता है। नंबर 2 में कह रहे हैं कि स्त्री केसर जिसमें वर्तिग्राग, वर्तिका और अंडाशय शामिल होते हैं और पुष्प के मादा जननांग हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। देखिए बच्चे होता है क्या है, कभी कहते हैं ना, देखो एक गाना है, भवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया राजकुमार, वो जो गाना है ना, अब उसमें एक साइंटिस्ट आप देखोगे टेक्नोलॉजी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है, मान लीजिए ये फूल है, भाई बना रहा हूँ ऐसे ही बना देता हूँ मैं, रुकिएगा एक सेकेंड, मुझसे नहीं बनता यार फूल वूल। मान लीजिए ये फूल है, ठीक है, ये फूल है। अब इस पे ये मान लीजिए सूरजमुखी का फूल है, ठीक है, अजूम कीजिएगा, और इस पर आकर के कोई भंवरा बैठ गया है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, वो अपना सूंड सा निकालता है अपने मुख से, चूसता है यहाँ से अरक, और यहाँ से उड़ के फिर यहाँ पर एक और फूल है, एक और फूल है। ये मान लीजिए प्लस है मतलब कि नर है, और ये मान लीजिए माइनस है मतलब कि मादा है। तो अब ये भंवरा क्या हो गया, यहाँ से उड़ा और इस पे जा करके बैठ गया। अब इसने क्या कर दिया, अपने जो पैर थे, इसके जो पैर थे उन पैर पर क्या ले गया, इसके यहाँ से आप देखोगे नर जो आपके जनांग हैं उनको दूर ले जाता है और यहाँ पर जाकर दे परागण करवा देता है। मधुमक्खी होती हैं, भंवरा होता है, तो ये इसका काम करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो पहला वाला अगर स्टेटमेंट को समझ रहे हैं आप, तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाएगा कि पुलकेश जो आपका पुकेशर नर जनांग है और यह है नर जनन कोशिकाओं को युक्त पीले परागण उत्पन्न करता है। बात एकदम करेक्ट है। दूसरा भी सही है, जो स्त्री केसर होती है जिसमें आप देखोगे वर्तिग्रा काग्र होती है, जिसमें वर्तिका और अंडाशय शामिल होते हैं,
पुष्प के मादा जनांग है और उसी से क्या होता है फिर फल बनता है। चाहे आपका मैंगो के पेड़ पे आम आना हो, ठीक है, चाहे पपाया के पे पपीता आना हो, तो इसी तरीके से चाहे आपके केला हो, तो ये जो भी आप देखते हैं फल या ठीक है जो भी फूल आते हैं वो इसकी वजह से ही आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोनों बातें यहाँ पर आपकी ठीक है। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि इसका मूल सिद्धांत क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ये कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है, ठीक है। पहला है सेस बोनिया, दूसरे में कह रहे हैं अल्फा अल्फा, तीसरे में कह रहे हैं कमल और चौथे में कह रहे हैं मटर। निम्नलिखित में से कौन सा ये से फलीदार पौधे जिसमें आप देखोगे राइजोबियम के साथ सहजीवी संबंध रखते हैं? 1 और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 1 2 3 और 4। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें, 43 का राइट आंसर देने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए ये जो आपके ये चारों ही बातें यहाँ पर क्या हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और ये सभी ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन को खास तौर पर NO2 N2 कह सकते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, ये खास तौर पर नाइट्रोजन, क्योंकि NO2 से नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा, ऑक्साइड नहीं, तो नाइट्रोजन को क्या करता है, पौधे क्या करते हैं, ये आप देखोगे स्थलीकरण से द्वारा शुरू कर देते हैं जिसमें नाइट्रोजन तक पहुंच जाते हैं और पौधे नाइट्रोजन युक्त पत्तियां उत्पादन करने में सहायक होते हैं। ये एक तरीके से पौधों के चक्र चलता रहता है, ठीक है। इसमें राइबोजियम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपको बता दें कि राइबोजियम जो होता है या फिर इसको ब्रेडी राइबोजियम भी कहा जाता है, ये बैक्टीरिया मेज़बान पौधे के जड़ से तंत्र पर कब्जा कर लेते हैं और जड़ों को क्या करते हैं, गांठ बना देते हैं और जिससे जीवाणु विकसित हो जाते हैं। फिर जीवाणु पौधों के लिए क्या करते हैं, आवश्यक नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना शुरू कर देते हैं, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन क्या हो जाता है, NPK डालते हैं कि नहीं, तो नाइट्रोजन आप देखोगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सभी ठीक है, मतलब कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे क्रॉस फलियां हैं, अगर आप देखेंगे तो टीकाकरण के समूह में जैसे फसलें, जैसे अल्फा अल्फा है, इससे आपको सिनोजाइवोजियम, ठीक है, मेलिटोली होता है, फलियां हैं इसमें, ठीक है, जिसमें राइवोजियम होती है, वायोवर होती है और फेलियो जिसमें राइवोजियम ट्रोफिक होती है। एक होती है आपकी तिपतिया घास, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होती है, आपको राइवोजियम पाया जाता है। ट्राइफोली इसमें भी होती है। कमल होता है, इसमें मेसो राइवोजियम लोटी होती है। मटर के अंदर राइवोजियम होता है। लिगुमी नोराइशम बायो विविसी होती है। सोयाबीन के अंदर भी ये आपको देखने को मिलेगा राइबोजियम, ठीक है। और इसमें तो एक तरीके से आपको ब्रेडी राइबोजियम, जिसमें जैपोनिकम ब्रेडी राइबोजियम और एल्कानी भी होती है, ठीक है, किसमें आपके सोयाबीन में। और सेसविनिका में आप देखते ही हैं, इसके अंदर जो आपका सेसवानिक है, इसमें एजोरिजोबियम और उसके साथ साथ कैलिनोडन भी ये देखने के लिए मिलता है। तो बड़े कठिन नाम है सर इसके, तो आपका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले कथन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44। निम्नलिखित रोगों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर 4 स्टेटमेंट जैसे मलेरिया है, तपेदी है, हैजा है, प्लाग है। प्लेग, निम्नलिखित में से कौन से रोग जीवाणु, देखो अगर यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये कह रहे हैं एक होता है विषाणु, अगर आपको विषाणु दे दे तो वायरस, ठीक है, आपको दे दे जीवाणु तो बैक्टीरिया, इधर से, हालांकि इधर से होता है बैक्टीरिया पे, लेकिन कोई नहीं, तो बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसको बस ध्यान में रखना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है। भाई मैं कंफ्यूज हो जाता था कभी कभी। देखो जीवन है, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ चीज़ें रही होती हैं, तो शेयर करने से कुछ नहीं होता, और मैं आपके साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन से जीवाणु जनित हैं, ठीक है, कौन से जीवाणु जनित होता है, मतलब कि कौन से रोग इसमें आपको जीवाणु जनित दिखाई देते हैं। चलिए एक एक करके बात करेंगे। देखो इसमें अगर हम देखें तो देखो मलेरिया तो आपका नहीं आता है जीवाणु से, ठीक है, तपेदी भी आता है, हैजा भी आता है, प्लेग भी आता है, ठीक है, लेकिन मलेरिया नहीं आता है, क्योंकि मलेरिया एक तरीके से प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्रोटोजोआ, ये तो प्रोटोजोआ से होता है, जो कि एक परजीवी है, ठीक है, जिसका प्लाज्मी सोडियम के कारण ये होता है, ठीक है। और मादा जो आपका इन्फ्लुएंजा मच्छर है उसके काटने से होता है। किससे होता है,
जो आपका एन्फ्लुएंजा मच्छर होता है कौन होता है, एनोफ्लीजी, एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है, मॉस्किटो, इसके काटने से होता है और कैसा होता है, मादा होता है, फमेल, इससे होता है मलेरिया, ठीक है। फिर हैजा तो भाई साहब फिर इसके बाद में होता है हैजा, ठीक है, इससे नहीं होता है, ये तो खासतौर पर जीवाणुओं से होता है, अगर साफ सफाई नहीं होगी तो वहाँ पर हैजे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी सही है, तपेदी भी ठीक है, प्लेग भी ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। तपेदी में खासतौर पर आप देखोगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको ऐसे कफ हो जाता है लंबे समय तक, ट्यूबरकुलोसिस काली खांसी हो जाती है, उसको फेफड़ों की प्रभावित होते हैं तो श्वसन की बूंदें बाहर आ जाती हैं। हैजे में क्या होता है आपका ब्रियोमिंग, जो आपकी कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है और दूषित जल या भोजन के माध्यम से ये गंभीर दस्त इसमें हो जाते हैं। प्लेग में एक तरीके से नेर्शिनिया, इसमें पेप्सिन नामक जीवाणु के कारण होता है, जो कि प्राय एक तरीके से चूहों पर रहने वाली जो संक्रमणीय आप देखोगे होती है ना पीसू, तो उसके काटने से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला गलत है तो इसमें राइट आंसर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 2, 3, 4 अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रक की कार्यात्मक इकाई है। अब ब्रक मानी होती है किडनी, क्या होती है बच्चे, ब्रक मानी क्या होती है, किडनी। अब किडनी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, चलिए बताइए, इसको नेफ्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है विक्राणु कार्यात्मक इकाई, बी में दे रखा है आपका मूत्र वाहिनी, सी में दे रखा है मूत्राशय और डी में दे रखा है मूत्र मार्ग। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखो जो ब्रक होता है इसके कार्यात्मक इकाई को कहते हैं विक्राणु, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग 1 मिली नेफ्रॉन होते हैं, जो कि खास तौर पर आप मिलियन, कितने होते हैं, सॉरी 1 मिलियन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, 1 मिलियन ये नेफ्रॉन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो इसमें खास तौर पर आते हैं। इन सब के अलावा जो लघु और फिल्टरिंग इकाइयों के रूप में कार्य करते रहते हैं और खास तौर पर रक्त से हानिकारक पदार्थों को घटाते हैं। ब्रक में लगातार रक्त की आपूर्ति के कारण ब्रक का रंग भी गहरा लाल हो जाता है। तो पहला इसमें क्या है, सही हो जाएगा। दूसरे की बात कर लें, ये कह रहे हैं मूत्र वाहिनी, ठीक है, राइट आंसर तो ये है, मूत्र वाहिनी की देख रहे हैं। देखो ये मनुष्य में लगभग कितनी होती है, इसकी अगर हम बात कर ले तो 30 सेंटीमीटर, ठीक है, कि संकीर्ण सफेद एक तरीके से मांसल और विताशर योग नालिकाओं का एक युग्म होता है, जिसको मूत्र वाहिनी गुर्दे और मूत्राशय तक आप देखोगे मूत्र को पहुंचाने के लिए एक तरीके से कर्मा चुवन का कार्य करती है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो किससे होती है, गुर्दे से जुड़ी होती है। वहीं मूत्राशय की बात कर ले तो इसका एक विस्तार योग्य मांसपेशियों की थैली होती है, जो आपके उदर या गुहा, जिसको आप कहते हैं एक तरीके से गुहा के एक पैल्विक भाग में ये देखी जाती है। एक होता है आपका मूत्रमार्ग, ये एक नली है जो कि मूत्राशय से मूत्र या फिर आप देखोगे पथ की बाहरी द्वारा से जोड़ने का काम करती है और टॉयलेट को बाहर निकालती है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन लेने से पहले इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स बताएंगे हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में। वीडियो को पोस्ट करेंगे। ऑप्शन सी है, हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच्ड, 40 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली, ठीक है, डिस्क्राइब द टर्म रिकॉम्बिनेशन डीएनए, जिसको आरडीएनए बोलते हैं, बताइएगा। 41 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, भारत में जीएम क्रॉप्स का क्या है, ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं, इधर आके देख लीजिएगा विच ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, वीडियो को पोस्ट करके बताना है आंसर। 42, 43, 44, 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है, तो नेफ्रॉन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 46। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शंस की तरफ चलेंगे। चलिए पहले ऑप्शंस भी दिखा देते हैं आपको साथ में ही, नहीं तो बच्चे कहेंगे मास्टर तो बड़ा ही है, ये ऑप्शंस नहीं दिखाता है, सभी ऑप्शंस दिखाते हैं, ये नहीं दिखाता है, क्यों दबा के बैठा है भाई। मैं दबा के नहीं बैठा हूँ बच्चे, मैं छोटा कर दूंगा फिर आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। वो तो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं प्रकाश संश्लेषण वाली, जिसको आप कहते हैं जैसे
क्या होती है 12H2O प्लस 6CO2, फिर यहाँ पर क्या होता है प्रकाश होता है, प्रकाश ऊर्जा होती है, फिर आगे निकालता है 6O2 प्लस 6C6H12O6 ये होती है। ठीक है, ये सबको ध्यान है, मेरे को तो भाई ध्यान है, बताइएगा। ठीक है, यही होती है ना, हाँ मैंने आपको बता दी क्योंकि यही प्रकाश संश्लेषण का वास्तविक कार्य होता है, तो बता दिया आपको रासायनिक। देखो अब इसको जरा समझना है, इसमें स्टेटमेंट देके रखे हैं 4। पहला है यह है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या बात ठीक है? बिल्कुल आप कहोगे इतना ही नहीं, ये बिल्कुल एकदम सत्य है। दूसरा है इस प्रकाश संश्लेषणी अभिक्रिया के उत्पाद ऑक्सीजन, ग्लूकोज और जल हैं। क्या ये बात ठीक है? तो आप कहोगे ये भी बात ठीक है, इससे ग्लूकोज और जल बनता है। पर्णहरित एक क्या है प्रकाश संग्राहक अणु है जो सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ये भी बात ठीक है। चौथे में कह रहे हैं कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हैं। मैं कहूँगा बिल्कुल इसमें दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती हैं, क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं शामिल होती हैं जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के निर्माण में कम किया जाता है। ठीक है, तो इसमें चौथा भी सही है। पूछा है कितने सही हैं, तो बच्चा कितने सही हैं, मैं कहूँगा आपसे कि चारों इसमें सही हैं। ठीक है, क्या है? चारों इसमें सही हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन है आपका 47, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बेसिक से क्वेश्चन आया है और क्या पूछोगे बताओ? पादप कोशिका, जंतु कोशिका, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आपको पता ही होगा ना, बस वही से क्वेश्चन बने हैं। और क्या क्वेश्चन बने हैं चलिए देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया सबने पढ़ी है, आइए देखिए। पहला है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। जरा समझना सही से, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो आपकी पादप कोशिका होती हैं, मतलब कि पादप का यहां पर जो मतलब है मैं आपको बता दूं, ये प्लांट है। प्लांट मतलब कि पौधा। ठीक है, तो पहला सही है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एकदम सही है, क्योंकि श्रिकाएं होती हैं जंतुओं में। दूसरा कह रहा है आपसे कि जंतु उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। देखो, ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार कोशिकांग होते हैं पादपों में और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। ये बात सही है, ये भी बात ठीक है कि खासतौर पर क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कोशिकांग ऊर्जा की फैक्ट्री कहा जाता है ना, पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तीसरा है, आप देखोगे तीसरे में आपसे कह रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं सामान्यतः आप देखोगे पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी और अधिक प्रमुख होती हैं। ऐसा नहीं है कि जंतु कोशिका, मैं कहूँ आपसे कि आपकी बॉडी के अंदर जो नस बोलते हैं ना, ऐसे आपने जिम वाले लड़कों को देखा है या जिम वाले जो होते हैं उनको तो देखा है, तो उनकी नसें दिखती हैं। ठीक है, श्रिकाएं, उनकी इसको श्रिकाएं बोलते हैं, तो वो दिखती हैं। आप भी करते होंगे, आपके सबके दिखती हैं। डॉक्टर ने कभी सुई तो 1-2 बार लगाई होगी, एक्चुअल में सबके लगती है। तो वो जो नस है आपके अंदर कितनी है बताइएगा? बहुत है ना, बहुत नसें। आपने पेड़ भी देखा होगा, पेड़ में नहीं होती है, उसमें एक ही होती है बच्चे, और उसी से वो सारी चीज़ें करता है। अभी मैं आपको बता रहा था जाइलम वगैरह के बारे में, क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने बनाया था एक चित्र। तो आप देखोगे पादप कोशिकाओं में क्या होती है? बड़ी होती हैं, जंतु कोशिकाओं में छोटी होती हैं। और इसमें क्या कह रहे हैं कि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाएं सामान्यतः पादप कोशिकाओं की तुलना में बड़ी होती है, नहीं बहुत ही छोटी होती है। तीसरा इसमें गलत हो जाएगा। सही पूछा है कितने, तो इसमें कहोगे 20 का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही है, पहला और दूसरा। इसमें क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ था ही नहीं इसमें, बस बेसिक्स था, पता होना चाहिए इतना तो यार। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 48, ये कह रहे हैं लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लैंगिक जनन खासतौर पर, क्योंकि ये बायोलॉजी पे ओरिएंट सवाल इसमें है। लास्ट जो पार्ट नंबर 1 था उसमें क्वेश्चन आपके पॉलिटी इकोनॉमी से भी आए थे, आगे आएंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कुछ चलिए देखिए। अलैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्म का मिलना शामिल होता है। जो अलैंगिक जनन होता है, क्या उसमें ऐसा होता है? देखो, अलैंगिक जनन में नर और मादा
युग्मों का मिलन शामिल नहीं होता है, क्योंकि यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही जनक उत्पन्न होता है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे दूं तो केंचुआ इसका उदाहरण है। केंचुआ इसका एक उदाहरण है। उसमें कभी भी मादा और नर की जरूरत नहीं होती है। देखो जैसे ये केंचुआ है, ठीक है, अब मान लीजिए आपने यहाँ पर पैर रखा तो केंचुआ इसे फोल्ड हो जाता है, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है और ये आपस में यहाँ ऐसे मिल जाता है, तो इसको दूसरे की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में फोल्ड हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, केंचुआ है ना, तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा यहाँ ऐसे, फिर ये सीधा हो जाएगा, फिर यही है, बच्चे दे देता है। तो आप देखोगे यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट गलत है सर, ठीक है। लैंगिक में होती है जरूरत, ना कि अलैंगिक में होती है, ठीक है। वहीं दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, ये कह रहे हैं कि अलैंगिक जनन में संतित आनुवंशिक रूप से मूल जीव के समान होती है। बिल्कुल, ये मूल जीव के समान केंचुआ का, देखो केंचुए के बच्चे हमेशा केंचुए के समान होंगे, बिल्कुल ऐसे होंगे, ठीक है, ये बात एकदम सही है। उसकी संतानें बिल्कुल ऐसी होती हैं, ये बात तो सही है। तीसरे में कह रहे हैं कि द्विखंडन, मतलब कि आप देखोगे मुकुलन और कायिक प्रबंधन अलैंगिक जनन के उदाहरण है, ये भी बात एकदम सही है। अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकीय के जीवों में होता है। देखो ये थोड़ा सा एक्सट्रीम वर्ड बोल दिए हैं आपकी, केवल एक में होगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अलैंगिक जनन केवल एक कोशिकाओं में जैसे कि बैक्टीरिया में होता है, बल्कि आप देखो बहु कोशिकाओं में जैसे कायिक प्रबंधन के माध्यम से आप देखोगे हाइड्रा इसका एक बड़ा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हाइड्रा, इसका उदाहरण है, हाइड्रा इसका एक उदाहरण है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा गलत है, और वैसे भी वर्ड देखिए केवल ओनली, तो ये गलत, तो इसमें 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला गलत है, चौथा गलत है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तीसरा सही है, पहला और चौथा गलत है। पूछा आपसे उपयुक्त में से कौन सा ये से सही है, ठीक है। तो कितने सही है इसमें? 2 सही है, ठीक है। पहला एंड 4 ये रॉन्ग हो जाते हैं, दूसरा और तीसरा सही हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें 20 का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर? आइए देखो, एग्जाम्पल से समझना ही मुझे लगता है उचित होता है, और उससे समझ में भी चीज़ें अच्छे से आती हैं। तो केंचुए के एग्जाम्पल से चीज़ें अच्छी समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? अब भाई इस क्वेश्चन को बताओगे आप, मैं नहीं बताऊंगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऐसा भी मास्टर बताने लगेगा तो फिर मास्टर का आप समझ रहे हो। ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है लाइसोसोम, बी गोल्जी का, सी माइटोकॉन्ड्रिया, और डी अंत्य द्रव्य जालिका। देखो बच्चे, इसका कमेंट्स में आंसर देना है, इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना। पहला 49 का आंसर आपको कमेंट्स में देना, पहली बात तो। दूसरा, आपको इनके बारे में बताना है, इनके बारे में बताना है, ये मुझे बताना है, तुम मतलब कि तुम बताओगे। जैसे आप देखोगे ये क्या है, क्योंकि आत्महत्या की थैली की बात पूछी जा रही है, मैं इसमें एक्सप्लेन तो करूंगा लेकिन इसका आंसर नहीं बताऊंगा। देखो आइए एक एक करके बात करेंगे। देखो बच्चे, अगर हम लाइसोसोम की बात कर लें, एक तरीके से इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं, और अपशिष्ट पदार्थों की कोशिकाओं को क्या कर देता है, ये अपशिष्ट का विघटन कर सकते हैं, ठीक है, जो लाइसोसोम होता है, ध्यान रखना है इसको। और कुछ परिस्थितियों में आप देखोगे कोशिका ग्रसित हो जाती है, और ऐसे में आप देखोगे कोशिका की क्या हो जाती है, जिसको खास तौर पर एपोटोपिसिस से गुजरती है, तो इसको लाइसोसोम इन एंजाइमों को कोशिका को छोड़ देते हैं, जिससे कोशिका स्वतः पाचन का कर देती है, ठीक है। और क्षतिग्रस्त जो कोशिकाओं को क्या कर लेती है, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है, ये गोल्जी का है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? मैंने बोल दिया है एक बार, बताइएगा, इसका भी आंसर दीजिएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, इसको भी बताइएगा, ठीक है। गोल्जी को क्या कहते हैं, इसका भी बताइएगा, और अंतर्जालिका द्रव को भी बताती है क्या कहते हैं, ठीक है। और इसका ऑप्शन भी आप बताइएगा। 49 का आंसर मुझे आपसे चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वैसे तो मैंने इसको बता भी दिया है आंसर, बस आपको टिक करना है। वास्तव में तो कुछ है ही नहीं इसमें, इसमें से 2 का आंसर मैं 3 का बता चुका हूँ अब तक आपको। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 50 हमारी लगने वाली है। 50 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप बच्चे देखो, यहाँ पर क्या है कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, 2 स्टेटमेंट सॉरी। पहला है कि अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे लैंगिक जनन के लिए 4 असमान संचित कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। नंबर 2, समसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोशिका विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप 2 आनुवंशिक रूप से समान संचित कोशिकाएं बनती हैं।
जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिकाओं के समान आप देखोगे गुणसूत्रों की संख्या होती है। उपयुक्त में से कौन सा यह शेष कथन सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि अर्धकोशिका विभाजन एक प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। आधी कितनी है? वैसे कितने हैं आपके? 23 जोड़ी होते हैं, 23 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 46 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, तो आधी होगी इससे, तो इसका ये वाली बात क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। वहीं अगर हम देखें तो लैंगिक जनन के लिए 4 असंतत कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं, बात एकदम सही है। दूसरा भी सही है कि समसूत्र कोशिका विभाजन एक प्रकार की कोशिका विभाजन है जिसके परिणाम स्वरूप 2 आनुवंशिक रूप से समान संततित कोशिकाएं बनती हैं। प्रत्येक मूल में कोशिका समान गुणसूत्र रखती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि दोनों बातें बच्चे यहाँ पर क्या है आपकी? राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 51 और क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे आपके रक्त से, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। आइए रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ लिए हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट में कि रक्त 0- एक सर्वदाता समूह है, मतलब कि ये सभी को दे सकता है। बी में कह रहे हैं B- में एक सर्व आदता ग्राही, मतलब कि आदता मतलब होता है ग्राही, मतलब कि सबका ये ले सकता है। क्या ये दोनों बातें सही हैं या नहीं बताइएगा? तो कौन सा सही है? ए, पी और एक और दोनों। ए में कह रहे हैं केवल एक, बी में केवल दो, सी में कह रहे हैं सभी और डी में कह रहे हैं कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या? देखो अगर हम ओ की बात कर लें तो ओ जो होता है, O- जो होता है ये सर्वदाता होता है, ये किसी को भी दे सकता है। मतलब कि ए बी आप देखोगे ए बी को दे सकता है, प्लस बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ये सबको दे सकता है। लेकिन जो ए बी है ये सर्वग्रहणी नहीं है, ये सर्वग्राही नहीं है प्यारे बच्चे, क्योंकि खास तौर पर ये केवल ओ दाताओं को रक्त प्राप्त करता है। खास तौर पर अगर यहाँ पर होता ए प्लस बी पॉजिटिव अगर होता, एच होता, तो आप कहते ये सर्वग्राही है, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों एंटीजन है। आर एच एंटीजन होता है, उसको बोलते हैं ना, जैसे आपने पढ़ा है ना आर एच, ऐसे एंटीजन होता है, तो ये इसमें दोनों में है। जबकि ए बी रक्त वाले कोशिकाओं में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने बिना किसी भी रक्त प्रकार के लाल रक्त कोशिकाओं को प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है। वहीं ए बी माइनस केवल आप देखोगे किसको दे सकता है? ये अगर किस किस का लेगा, इसको अगर देखिए तो ये ले सकता है आपका, आप देखोगे ए प्लस ए माइनस बी का दे सकता है और ए माइनस का दे सकता है, बी माइनस का और उसके साथ साथ ओ माइनस का। केवल ये माइनस वालों को ही क्या कर सकता है, क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकता है, ले सकता है, इन्हीं से रक्त प्राप्त कर सकता है। ये प्लस वालों से नहीं कर सकता। लेकिन प्लस वाले को आप किसी से दे दीजिएगा, किसी का भी दे दो, चाहे माइनस का दे दो चाहे प्लस का दे दो। तो ये ध्यान में रखना। सर्वग्राही कौन है? ए आर एच वाला, ए बी आर एच, ठीक है। ए बी जो प्लस है, ए बी माइनस नहीं होता है और सर्वदाता सबको दे सकता है, तो ओ माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा सही पूछा है आपसे, तो आप कहोगे केवल एक इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है कि बहुत चर्चाओं में ये क्वेश्चन रहा है लास्ट ईयर्स। मतलब कि आप देखोगे 2023 में और 2024 में ये टी सेल कोशिका, वी सेल कोशिका बहुत चर्चाओं में रही है और 2022 में भी क्वेश्चन यहाँ से आ ही गया है। मैंने आपसे कहा है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन क्या है देखिए, टी कोशिकाओं और बी कोशिकाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि टी कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं पर सीधे हमला करने और प्रतिरक्षा अनुक्रिया को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। क्या बात सही है? मैं कहूँगा बिल्कुल। ये एकदम से क्या करती हैं? एंटीबॉडी एकदम से बनाती है, ठीक है। बी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के एक भाग के रूप में एंटीबॉडीज का उत्पादन करती हैं। क्या ये बात सही है कि ये उत्पादन करती हैं? बिल्कुल, आप कहोगे ये उत्पादन इसका करती हैं, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो टी सेल है, देखो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब इसी में क्या है कि एक आपके कई ऐसी पाइप लगे हुए हैं, एंजाइम होते हैं, ये सेल नहीं है एंजाइम है। तो यहाँ पर जो आपकी बी कोशिका है ये इसके होस्ट के अंदर रहेगी, ठीक है, और टी सेल इसके बाहर रहेगी। समझना यहाँ पर। अब मान लो कि वायरस का बाहर से अटैक हो रहा है यहाँ पर इस कोशिका पर, तो ये क्या करेगी? पहले तो अटैक इस पे होगा क्योंकि ये यहाँ पर है,
इतने में तो आपकी टी सेल है, अब बी सेल इसके अंदर है, तो टी सेल को पता चल जाएगा। टी सेल क्या करेगी, मैसेज दे देगी बी सेल को, बी सेल क्या करेगी, फटाक से एंटीबॉडी बनाएगी, और एंटीबॉडी बनाएगी, जो वायरस आ रहा है बाहर का तो उसको क्या कर देगा, मार देगा, उसको क्लिंग कर देगा, ठीक है, उसको किल कर देगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दोनों बातें सही है कि टी सेल कोशिका संक्रमण कोशिकाओं पर सीधे हमला करने और प्रतिरक्षा अनुक्रिया को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब कि मैसेंजर दे देती है। बी कोशिकाएं तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के रूप में एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं, ये बात एकदम सही है, ये एंटीबॉडीज बनाती हैं। तो कौन से सही हैं, तो आप कहोगे इसमें दोनों सही हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाले एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करें। 46 ऑप्शंस, 47 ऑप्शंस, 48 ऑप्शंस, 49 50 ऑप्शंस, 51 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लड ग्रुप, 52 with reference to T cell and B cell consider the following statement. T cell are responsible for directly attacking infected cell and regulating immune response. V cells produce antibodies as part of hormonal immune response. Which of the following above statement is are correct? तो बोथ आएगा 1 and 2। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 53, इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव, मतलब कि आप देख रहे हैं ICCI की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने सभी ग्लेशियर पिघलने वाला पहला देश हो सकता है। ए अर्जेंटीना, बी पेरू, सी वेनेजुएला और डी नेपाल। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो आपको देश दिख रहे हैं ये कौन कौन से देश है। देखो अगर मैं बात कर लूँ, ये जो देश हैं आपके, ये जो इतने देश हैं, ये तीन, चाहे अर्जेंटीना हो, पेरू हो, वेनेजुएला हो, ठीक है, ये जो ए बी और सी ये किसके हैं, ये आपको जो देश दिख रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूँ एक में, ये जो कंट्री है ये आपको साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है। नेपाल आप सभी जानते हैं एशिया का है, ठीक है। तो अब बताइएगा, नेपाल तो होगा नहीं, कि ऐसा नहीं है कि अब कुछ बच्चे नेपाल भी दे देंगे, ये कुछ बच्चे नेपाल दे देंगे क्योंकि कहीं के माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, कहीं ऐसी पर्वत पठारी यहीं पर है, हिमालय का बहुत बड़ा भाग यहीं पर है और लगातार मेल्ट हो रहा है ग्लेशियर, तो इसकी संभावना हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। क्या अर्जेंटीना में ऐसा है? नहीं ना, तो अर्जेंटीना में ऐसा नहीं है। अर्जेंटीना में क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर रॉकी पर्वत है ना, ठीक है, एंडीज पर्वत है, रॉकी पर्वत है, बताइएगा एंडीज पर्वत है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं बच्चे, ये इस तरीके से है, मैं आपको बता दूं, ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर है अर्जेंटीना, ठीक है, और वेनेजुएला यहाँ पर आपको मिलेगा, ये वेनेजुएला, पेरू मिलेगा यहाँ पर, पेरू का तट, ये चिली है यहाँ पे, ये ब्राज़ील है और ये कई कंट्री यहाँ पे। तो ये जो वेनेजुएला है आप देखोगे इसका ग्लेशियर लगातार मेल्ट हो रहा है, इसके सभी ग्लेशियर पिघलने वाले हैं और देश हो सकता है, क्योंकि वेनेजुएला के एंडीज से बचा हुआ आखिरी ग्लेशियर हम्बोल्ट, क्या बोलते हैं, हम्बोल्ट ग्लेशियर इतना छोटा हो गया है अब वह ग्लेशियर नहीं रह गया। तो यहाँ पर हम्बोल्ट की धारा भी है, यहाँ पर एक धारा जाती है हम्बोल्ट की धारा, हम्बोल्ट की धारा है, और कैसी है, ये ठंडी जल धारा है और ये ऐसे चलती है, ध्यान रखेंगे ऐसे। वो बाकी का बड़े अच्छे से, ठीक है, जब ज्योग्राफी में मैं आपसे एनसीईआरटी डिस्कस करूँगा तो फुल आपको मैप बनाऊँगा अपने हाथ से और आपको सारी चीज़ें ऐसे सिखा दूँगा कि आपको फिर कन्फ्यूजनेस नहीं रहेगी, ठीक है। ऐसा आप देखोगे ग्लेशियर को तीव्रता से पिघलने के कारण हो रहा है, जो कि वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप ये चीज़ें आज दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और क्रायोस्फीयर का अर्थ है कि पृथ्वी के जमे हुए जल के घटकों को एक तरीके से हिम टॉप या हिमानियों को कहते हैं, समुद्र बर्फ से जो होती हैं उसको हम क्रायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और ये क्लाइमेट इनिशिएटिव तो है, लेकिन क्रायोस्फीयर को अब समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर वेनेजुएला हो जाएगा।
क्वेश्चन लेते हैं अगला, मतलब कि नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ही ग्रह ताप प्रदूषण को बड़े वैक्यूम की तरह वायुमंडल से बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश में संचालित होना शुरू हुआ है? ए फिनलैंड, बी कनाडा, सी आइसलैंड, डी नॉर्वे। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। सबसे बड़ा जो आपका संयंत्र है, क्योंकि आप इसको ताप देखो, जो आपका ग्रह ताप प्रदूषण को बड़े वैक्यूम को क्या करना है, बाहर निकालना है वायुमंडल से। तो कैसे आप करोगे? तो इसमें एक संयंत्र बनाया गया, विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र है। तो बताना है कौन से देश में है। देखिए ये जो बनाया गया है बच्चे, आप देखोगे ये बनाया गया है आपका आइसलैंड में। कहाँ पर? आइसलैंड में। जो नॉर्डिक कंट्री ऊपर मिलती है ना आपको, बिल्कुल एकदम इस वाले गोलार्ध में, ये जो यूरोप वाले क्षेत्र में, ठीक है, अंटार्कटिका वाले रीजन में आपको मिलती है कि नहीं, आर्कटिक रीजन में, सॉरी अंटार्कटिका नहीं, आर्कटिक रीजन में। तो इस रीजन में आपको मिलता है। अब ये विश्व का सबसे बड़ा कैप्चर पॉइंट है, ठीक है, कार्बन कैप्चर, जिसमें मैथमस्विक्स कंपनी के द्वारा इसको बनाया गया है। दूसरा वाणिज्यिक इसका डायरेक्टर कैप्चर प्लांट है और 10 गुना बड़ा है, ठीक है, और का से तो जो इसका पूर्ववर्ती रहा है, जिसे 2021 में आइसलैंड के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने के लिए डिजाइन किया गया। तो अब ये क्या करेगा, CO2 को अवशोष करेगा और बाहर निकालने का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका। आइसलैंड में स्थित यह संयंत्र ग्लोबल वार्मिंग से निपटने और कार्बन तटस्थता हासिल करने का प्रयास का हिस्सा है। देखो सबसे पहले ये आइसलैंड हुए, फिनलैंड हुए, कनाडा है, नॉर्वे, ये जो ग्लेशियर वाले देश है ना, सबसे पहले आफत इन पे आने वाली है। और फिर जो आपके टेक्टोनिक प्लेट वाले हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, सॉरी, जिसके लैंड है, जिसके पास में से भारत है, तो मुंबई हुआ, चेन्नई हुआ, कोलकाता हुआ, ये सब समा जाएंगे, ठीक है, ये सब चले जाएंगे बच्चे, ठीक है, ये सब चले जाएंगे, ये देखने भी नहीं आपको मिलेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, आफत इनकी भी है, क्योंकि पानी बढ़ेगा भाई, मेल्ट होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55, सुंदरवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्वेश्चन है बायोलॉजी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट से, ठीक है। देखो पहला, सुंदरवन का 40% भाग भारत तथा शेष भाग बांग्लादेश में स्थित है। दूसरे में कह रहे हैं इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा सही है? 1, बी 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आइए देखते हैं इसके बारे में। सुंदरवन, सुंदरवन आपको कहां पे मिलता है बच्चे? सुंदरवन आपको मिलता है पश्चिम बंगाल में। यहां आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपको सुंदरवन मिलता है। अब देखिए इसके बारे में जान लेते हैं। सुंदरवन अगर हम देखें, सुंदरवन को देखें पहले स्टेटमेंट को, ये खास तौर पर बांग्लादेश, लगभग भारत और बांग्लादेश में कितना है, 10,000, ध्यान में रखना, 10,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 40% हिस्सा भारत में है और लगभग कई दुर्गम वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त वन्यजीव रहते हैं। 60% हिस्सा बांग्लादेश में है, ठीक है। इसमें लवणीय जल देखने के लिए मिलेगा। संकटग्रस्त वन्यजीव जैसे आपको मगरमच्छ है, रॉयल बंगाल टाइगर है, वाटर मॉनिटर है, लिजर्ट आपको मिलेगी, गंगा डॉल्फिन और ओलिव रिडले कछुए भी आपको टर्टल यहाँ पर मिलते हैं। तो पहला सही है। दूसरे की बात कर लें, और भी कई चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा अगर हम देखें तो इसको 1987 में प्राकृतिक विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत रखा गया है, टाइगर रिजर्व उद्यान के रूप में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ठीक है, आपको पता है। तो कब सूचित किया गया था इसको? 1987 में, 1987 में। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या है, सही है। बंगाल टाइगर रिजर्व है और इसको खासतौर पर टाइगर रिजर्व का राष्ट्रीय उद्यान एक विश्व आप देखोगे धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और भी कई चीज़ें इसमें आप देखोगे, एक तरीके से सुंदरवन टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा भी रहा है और देश के कुछ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। और वर्ष 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1989 में, ठीक है। और पूरे देश के लिए मैंग्रोव का लगभग 60% है और भारतीय मैंग्रोव प्रजाति 90% हिस्सा यहीं पर पाया जाता है। यह नदी को आप देखोगे टेरापिन, जिसको बाटापुर वशका, बटागुर वशका, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा। आबादी रहती है और जिसके लिए एक समय में ऐसा माना जाता था कि एक तरीके से ये विलुप्त हो चुकी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 56, आइए। वन्यजीव विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। करंट में रहा है ये, बिल्कुल बिल्कुल करंट पे, और मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ ये, ठीक है। टेस्ट सीरीज में, दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज में करंट अफेयर की मैं इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। देखिए पहला है क्या, यह रिपोर्ट वन्यजीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कन्वेंशन साइट्स और विश्व
विश्व वन्यजीव WWF द्वारा जारी की जाती है। दूसरा है कि रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कौन सा सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। बताइएगा, करेक्ट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखो, अगर हम पहले स्टेटमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि जो वन्यजीव अपराध रिपोर्ट है इसको कौन कौन जारी करता है। तो प्यारे बच्चे, अगर आप देखें तो इसमें साइट्स का कोई भूमिका नहीं है। इसको जो जारी करता है, अगर आप उसको देखें तो इसको जारी करता है UNODC। मतलब कि आप देखोगे एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की एक संस्था है जिसको वर्ल्ड इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये जारी की गई थी, ठीक है, ना कि ये। और अवैध वन्यजीव व्यापार के विश्लेषण को प्रस्तुत करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। और सबसे ज़्यादा 2015 से 21 में अगर देखें तो पहला तो गलत है। 15 से 21 के दौरान सबसे ज़्यादा गैंडे और देवदार के जो वृक्ष होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रभावित आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे इसमें गैंडों पशुओं को लेकर के सींगों को, ठीक है, उसको मार दिया जाता है। पेंगोलिन हुआ, शेल्क, इनके कई सारी चीज़ें अवैध शिकार के लिए इनको किया जाता है। हालांकि इनके कई औषधीय, ठीक है, प्रयोग होते हैं, तो इसलिए इनका शिकार होता रहता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। ये कह रहे हैं आपको थ्रोम्बोसाइटोपेनिन सिंड्रोम मतलब कि TTS हाल ही में निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध के कारणों में चर्चाओं में रहा। अब ये आपको बताना है भाई। ये क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा और कमेंट्स करवाऊंगा, ठीक है, कमेंट्स करवाऊंगा भाई। इस क्वेश्चन में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है रक्त आधान संबंधी, आप देखोगे क्या बोलते हैं इसको, जटिलताओं के कारण प्रतिरक्षा मध्यक प्रतिक्रिया में उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ आप देखोगे एस्ट्रोजेनिका कोविड-19 वैक्सीन के दुष्प्रभाव। सी जलवायु परिवर्तन के कारण पशुओं में व्यवहार्यता परिवर्तन के प्रकार। और डी में कह रहे हैं कि हेपेटाइटिस वी के मौखिक टीके के कारण समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका 57 का राइट आंसर आप क्या करेंगे, देंगे। करेक्ट आंसर क्या है, ये TTS सिंड्रोम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको क्या करना है, कमेंट्स देना है, ठीक है, 57 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन पूछा गया और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अग्निबाण इसको बोलते हैं SORTED के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विश्व का पहला रॉकेट है जिसमें एकल 3D प्रिंटिंग, ये भी मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन। जिसने भी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है टेस्ट वाली, जो करंट अफेयर पर दृष्टि आई, इसका पूरा मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देख लीजिएगा, बहुत जरूरी है बच्चे, ये वहीं से क्वेश्चन आया है। दूसरे में कह रहे हैं कि इसे इसरो की निजी शाखा मतलब कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है, द्वारा विकसित किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। आइए देखते हैं क्या क्या आपका है। देखो पहला स्टेटमेंट की देखें तो जो आपका अग्निबाण है ये IIT मद्रास द्वारा संचालित स्टार्टअप्स अग्नि कुल कॉस्मोस ने इसको श्रीहरिकोटा के 3D प्रिंटिंग विश्व का पहला एक तरीके से रॉकेट आपका प्रक्षेपित किया है। तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। इसके अलावा जो आपका 3D को लेकर के नासा ने भी किया है, ध्यान में रखना है, नासा ने भी कर रखा है, ठीक है। लेकिन ये विश्व का पहला है ऐसा जो इसके पर बात हो रही है अग्निबाण में, ठीक है। यह उल्लेखनीय आप देखोगे उपलब्धि पूरी तरह से स्वदेशी डिजाइन की गई है और विकास के माध्यम से हासिल है। तो किसने किया है ये, ना कि आप देखोगे SIN किसने किया है ये, आप देखोगे अग्निकुल कोसमोस ने किया है। किसने किया है, अग्निबाण जो है अग्निकुल ने किया है। अग्निकुल कोसमोस इसने किया है, ठीक है, ना कि आपका NICL ने किया है। तो ये जो हो जाएगा आपका जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है बच्चे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। अग्निबाण एक तरीके से सर्व ऑर्बिटल आप देखोगे टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर्स को अग्निकुल द्वारा विकसित भारत के पहले निजी लॉन्च पैड है और इसको धनुष से लॉन्च किए जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। यह देश का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन से द्वारा संचालित लॉन्च किया गया। अग्निकुल की पहली उड़ान के रूप में आप देखोगे मिशन का प्राथमिक उद्देश्य रखा गया है परीक्षण, ठीक है, घरेलू स्तर पर विकसित प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करना और उड़ान डेटा एकत्रित करना है। अग्निकुल के कक्षीय प्रक्षेपण यान
अग्निबाण के लिए आप देखोगे प्राणियों को सुचारू रूप से प्रदर्शित करना चाहता है। तो इसके लिए ताकि हम उपलब्धि एक हासिल कर सकें इसलिए हम इसको लेकर के आए। तो पहला सही है, दूसरा इसमें गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, ठीक है, 59। बताइएगा, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, उर्वरक नियंत्रण आदेश मतलब कि एफसीओ के तहत अनुमोदित नैनो उर्वरकों का उद्देश्य पोषक तत्व उपयोग दक्षता में सुधार करना और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना है। क्या ऐसा है? दूसरे में कह रहे हैं कि नैनो कीटनाशक कीटों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए नैनो स्केल सामग्रियों का उपयोग करते हैं जिससे रसायनों का उपयोग और गैर लक्षित क्षति कम हो जाती है। क्या ऐसा है कि ये इसको कीटों को सटीक रूप से लक्षित करता है? पूछ क्या रहे हैं आपसे, फिर और दे के रखा है। अच्छा, और दे के रखा है। तीसरे में कह रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का नैनो मिशन विशेष रूप से कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी के लिए विनियामक ढांचा बनाने पर केंद्रित है। पूछा जा रहा है आपसे कौन सा सही है, बताइएगा कौन सा सही है बच्चे। वीडियो को पॉज करके बताना है कौन सा सही है। देखो, अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को अगर समझे हैं तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, देखो आइए जानते हैं। देखो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया। नैनो मिशन विशेष रूप से कृषि या विनियामक ढांचे में नहीं बल्कि ये विभिन्न क्षेत्रों में नैनो प्रौद्योगिकी के आप देखोगे मौलिक अनुसंधान पर समर्थन करता है। ना कि ये केवल इन्होंने कह दिया है कि कृषि के लिए, नहीं, कृषि के लिए नहीं, ये इसका जो इस तरह है बहुत बड़ा है, ठीक है। नैनो पार्टिकल 10 की घात -9, समझते हैं कि ये 9 की घात होता है -10। बताइएगा क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? 10 की घात -9 होता है, हाँ सही है। इतना नैनो में काट दिया जाता है इसको। इससे बहुत सारी चीज़ें मैं कभी आपको पढ़ाऊंगा नैनो पार्टिकल्स, तो उसमें आपको बड़े अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो देखो, तीसरा इसमें गलत है। अब तीसरा गलत है तो आंसर इसका सी नहीं होगा, आंसर इसका डी नहीं होगा, आंसर बी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले इंग्लिश वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं बताइएगा, वीडियो को पॉज करके राइट आंसर दीजिएगा। (56) Consider the following statement with reference to World Wildlife Crime Report 2024। क्वेश्चन आंसर ये है ऑप्शंस। बताइएगा टीटीएस के बारे में। एस्ट्राज़ेनेका कोविड-19 वैक्सीन साइड इफेक्ट के रूप में होता है। 58 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अग्निबाण। 59 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। नैनो फर्टिलाइजर सच as those approved under the fertilizer control और orders मतलब कि FCO aim to improve nutrients use efficiency of minimize environmental impact। सही बात है, दूसरा भी सही है, तीसरा इसमें गलत है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है बताइएगा, ये इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए क्वेश्चन क्या है। आइए देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। आज की क्लास का बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, बताइएगा देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्योंकि इसके बाद में हम एक और पार्ट लेंगे, पार्ट 3 में। देखिए, मैं जो कहता हूँ आपसे, आप उसके लेवल से करते चलिएगा। 1 घंटा आप दीजिएगा रोज मुझे, 1 से 1.5 घंटा, मतलब कि मैं कहता हूँ आपसे 1.5 घंटा आप एजुकेशन बायर को दीजिएगा। बाकी का आप पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, जो करना है वो कीजिएगा, लेकिन 1.5 घंटा आप दीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी ले लूँगा, दावा कर सकता हूँ, आपको बहुत ज़्यादा मैं सिखा के मानूंगा, ठीक है। बहुत आपकी स्टडीज को इम्प्रूव कर दूंगा, जैसे कि आपका फीडबैक मिल रहा है। बट आप अटैम्प्ट जरूर करें क्वेश्चन को, वीडियो को पोस्ट करके अटैम्प्ट करें। आपका गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर, बट उससे आपको पता चलेगा। जहाँ कमी है उस पर आप काम करेंगे, फिर आपको टेस्ट मिलता है, फिर आप लगाएं, ठीक है। मेरे साथ भी सोल्व करना है, फिर सोल्व करेंगे, रिवाइज आपका इतना हो जाएगा ना, बैठते ही बस। देखिए, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मतलब कि आप देखोगे अर्थ ऑब्जर्वी जो आपके सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, EOS के संदर्भ में आपसे पूछा है। 2 स्टेटमेंट है। पहला, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को केवल ध्रुवीय निम्न पृथ्वी कक्षाओं में ही प्रक्षेपित किया जाता है, मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट में। दूसरे में कह रहे हैं भारत का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कार्यक्रम आपदा प्रबंधन, संसाधन निगरानी और शहरी
नियोजन को योगदान देता है। कौन सा ये से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो बताइएगा इसका राइट आंसर। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या करेंगे आप? इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और मैं जब नेक्स्ट इसमें पार्ट लूँगा बच्चे, तो उसमें मैं आपसे ट्राई करूँगा, इसको समझाने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। मैं उस पर डिस्कस करूँगा। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास इसमें इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अगली जो पार्ट नंबर 3 होगा वो आपको, ठीक है, कल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया है कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और आवश्यक रूप से बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आवश्यक रूप से देने का ट्राई कर दिएगा बच्चे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता, पार्ट नंबर 3 में ये टेस्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो लगाकर लगातार आपको एजुकेशन बायर आपके सेवा में तत्पर है, बस जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम्स लिंक दे के रखा है, आप वहाँ पर उसको क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे, वहाँ पर जाकर के आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।